हार्मोन ऐसा नहीं है जो कि अमीनो एसिड से बन रहा हो, लेकिन ये ऐसा है जो कि 51 अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक, चलो। तो इसे कहते हैं अग्नाशय, और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि ये दो प्रकार से काम करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनका स्त्राव बॉडी से बाहर होता है, जिनको हिंदी में बहिस्त्रावी कहते हैं। और एंडोक्राइन वो होते हैं जो सिक्रीशन शरीर के अंदर करते हैं, अंतःस्त्रावी कहलाते हैं। ये अपने तरफ से कुछ रस बनाते हैं, जूस बनता है यहाँ से, और अंतःस्त्रावी कुछ हॉर्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। तो आपने देखा कि जब हम पेनक्रियास की बात करेंगे, अग्नाशय की बात करेंगे, तो यहाँ से अग्नाशयी रस बनेगा जिसमें एंजाइम्स होते हैं, जानते हो ना, पाचन के लिए एंजाइम जरूरी है। और यहाँ से मैम हार्मोन बन रहे हैं, इंसुलिन बन गया, ग्लूकागन बन गया, ऐसे हार्मोन्स का निर्माण देखा जाता है। तो कहानी एक पूछे ना, तुम सारा मैट्रिक्स बना करके लिख लेना कि हाँ भैया मुझे सब याद आ चुका है, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए? एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए चीज, जो भी एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना है उसको बहुकोशिकीय कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर कहेंगे, ठीक है? ज्यादा सेल्स लगे हैं तो आप उसे सिंपली बता सकते हैं कि भैया मल्टी सेल्यूलर जीव होता है ये, ठीक है शनि कुमार गुप्ता जी? चलो, पॉलीपेप्टाइड, करेक्ट। अब तो उत्तर सही लगा दिया भैया, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन के लिए नाम क्या आएगा? पॉलीपेप्टाइड का आएगा। अच्छा दिल से एक बात बताना कि मैम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, सवालों को लगाने में लग रहा है कि हाँ अगर मैं ऐसे ही अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाऊंगा तो मैम मेरा भी भला हो जाएगा। क्यों? एक थम्स अप का साइन शेयर करो। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्य से आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, एक बार ये बात भी बताइएगा। बिल्कुल, मतलब ये एनर्जी आपकी बरकरार रहे। अभी तो मैम 5 बजे तक ये क्लास चलनी है, मेहनत हमें पूरी करनी है। मज़ा आ रहा है? और बिहार से भी हैं, पटना जंक्शन से भी हैं, ठीक है, एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बहुत शानदार भाई। और इस बार सिलेक्शन कौन कौन लेने वाला है ये और मुझे बता दो, कि इस बार 4 तारीख से जो पेपर शुरू हो रहा है मैम, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आऊंगा। इतना तो मैंने अपने आप को काबिल बना लिया है, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। क्यों भाई? कौन कॉन्फिडेंट है आज कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार पक्का है कि नहीं? बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए मैम। जिस दिन तुमने खुद से स्वीकार लिया ना, इस साल मम्मी पापा के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ला करके रखूंगा, वो माता पिता का इंतजार जाया नहीं होने दूंगा। समझ लो उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन, उस साल तुम्हारा सिलेक्शन पक्का ही है। क्योंकि एक आत्मविश्वास ही आप लोगों के अंदर अगर बन गया तो आपको भी पता होता है तैयारी किस लेवल की है ना। आप अच्छे से जानते हो, हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हो कि एक व्यक्ति के अलावा कोई नहीं जान सकता कि उसकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो अगर आपने कह दिया इसका मतलब फिर तो सारे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर गारंटी है भैया, बढ़िया तरीके से होने वाले हैं। क्या बात है? चलो 4 को पेपर है ना, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। मैं तो यही चाहूंगी जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो। हमारी भी प्रॉपर पूरी टीम की यही एक चाहत है कि आप सब अपने अपने मंजिल को पा पाए, अपनी मंजिल पे सिलेक्ट हो पाए, ठीक है? चलिए, तो ऐसी मेहनत करते रहिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इनमें से किसके अंदर कॉड लिवर ऑयल का एक अच्छा सोर्स किसको माना जाता है? निम्न में से कौन कॉड लिवर तेल में पाया जाता है? विटामिन सी, ई, ए या विटामिन B12? चलो भाई, 20 को पेपर है, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को भी पहुंचाया ना, और मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक कर देना। ये क्लास अभी लंबी चलेगी, लाइक करके शेयर करके फटाफट से आ जाओ और उत्तर लगा दो, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, फिश कॉड लिवर ऑयल। अब आप तो कहते हो मैम हरी सब्जी नहीं खानी, फल नहीं खाना, फिर खाओगे क्या? कॉड लिवर ऑयल। क्या है कॉड लिवर ऑयल? देखो, ये एक मछली होती है, फिश कॉड लिवर ऑयल। फिश यानी एक मछली है जिसका नाम है कॉड। इसके लिवर का तेल निकाला जाता है, इस कॉड के लिवर का ऑयल निकाला जाता है, और वही आपके कैप्सूल्स बना दिए जाते हैं। कुछ येलो कलर के कैप्सूल्स आते हैं जो कि व्यक्ति को मल्टीविटामिन के तौर पे दे दिए जाते हैं। वो आपके विटामिन ए से भरपूर होते हैं। साथ में यही नहीं, विटामिन डी भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ए भी मिलता है और विटामिन डी भी वहां पर मिलता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है,
तो मैम ए और डी ये दोनों विटामिन से इनरिच्ड, इन दोनों से भरपूर हमारे ये पाए जाते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि नहीं खा पाए तो मैम ये सोर्सेज, ये मल्टीविटामिन की टैबलेट ले ली, काम खत्म। लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट इनके अंदर आप कह सकते हो कि हाँ भाई मछली के लिवर का तेल है तो क्या ये सही है बॉडी के लिए, है ना। इमरजेंसी वाली कंडीशंस में कोई ले रहा है, भाई आप कुछ नहीं बचा, है ना, इंस्टेंट हम यहाँ पर क्या दें, तो आप इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। लेकिन कोशिश करा करो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और जितना ज़्यादा आप शाकाहारी भोजन करें वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। विटामिन ई की कमी के कारण बताइए क्या हो जाता है। करो अगला सवाल। बताओ बताओ फटाफट से। अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं ना, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने, अगर ऑप्शन में विटामिन ए भी है और विटामिन डी भी है तो आपका आंसर होगा विटामिन डी, क्योंकि ये मेनली विटामिन डी से भरपूर यहाँ पर देखे जाते हैं। क्लियर। चलो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, एंटी फर्टिलिटी। ये एक तरीके से जब भी विटामिन ई की कमी होती है, ये विटामिन कई सारे कामों को करता है। जैसे कि मैम ये वो विटामिन है जो ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। पहली चीज, अगर आप विटामिन ई भरपूर मात्रा में खाते हैं तो आपकी स्किन पे चमक रहेगी, स्किन ग्लो करती हुई रहेगी। दूसरी चीज कि विटामिन ई जो है वो आपके प्रजनन अंगों का भी मेंटेनेंस, रख रखाव सब कुछ करती है। तो ये रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जानी जाती है, यानी प्रजनन विटामिन। ठीक है, तो अगर ये ऑर्गन्स को ठीक रख रही है, उसको मेंटेन कर रही है, मान लीजिए इसकी कमी हो गई तो मैम एंटी फर्टिलिटी हो जाएगी, यानी बांझपन का रोग जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको कहते हैं बांझपन, स्टेरिलिटी के नाम से। फर्टाइल नहीं रहता व्यक्ति, इसीलिए विटामिन ई भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। कहाँ मिलेगा ये, तो आपके बादाम हो गए, मूंगफली हो गई, दूध है, पालक है, राजमा है, ठीक है, आपके एवोकाडोज हो गए, इन सभी के अंदर ये बढ़िया मात्रा में मिल जाता है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल। याद कराया था कि ब्यूटी को मत टोको, कोई सुंदर व्यक्ति दिख रहा है उसको टोकते नहीं है, तो ब्यूटी से टोकोफेरॉल ध्यान रखेंगे। याद रहेगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इन्हें कच्चा बादाम याद आ रहा है, ये देखो, यही तो बात है, तुम्हें वो वायरल यूट्यूब के वीडियोस और ये इंस्टाग्राम की रील ये याद रहती है। अभी मैं पूछ लूँ यहाँ से कोई क्वेश्चन, नहीं मैम वो नहीं ध्यान रखूंगा, कच्चा बादाम ध्यान आ रहा है इन्हें, है। चलो इंस्टा आईडी क्या है, राधिका मैम साइंस के नाम से बेटा सब कुछ। लगाओ अगला सवाल। कह रहा है विटामिन बी 2 को और किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, बहुत बढ़िया। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अच्छा बी 6 क्या है, तो पायरिडॉक्सिन बी 6 के लिए आता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, और मैम ये तो आंसर है ही नहीं। तो राइबोफ्लेविन को हम बी 2 के नाम से जानते हैं। मेरा यही से एक सवाल और है आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम सह एंजाइम या एक को एंजाइम के तौर पर भी जानते हैं। कौन है जो मदद करता है, बाकी चीजों में सहायता करता है। सह एंजाइम, इन्हीं ऑप्शंस में से बता दो, चारों में से किस किस को को एंजाइम कहा जाता है, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। बी 2 को भी कहते हैं और बी 6 को भी कहते हैं, तो दोनों के नाम के आगे लिख लेना, बी 2 और बी 6, इन दोनों को ही हम सहायता करने वाले को एंजाइम के नाम से जानते हैं, घटक होते हैं ये को एंजाइम के। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन्स इन नेचर आर अबाउट। प्रकृति में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या लगभग कितनी होती है। जो प्रकृति में प्रोटीन बनाते हैं वो कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। करो भाई बढ़िया से। पायरिडॉक्सिन होता है बी 6। 20 और 15 नहीं, 15 नहीं, वो कह रहा है कि कितने प्रोटीन्स को बनाते हैं। देखिए पूरी प्रकृति में अगर मैं बात करूं, ओवरऑल अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूं, देर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। कितने होते हैं, कुल मिलाकर के ही 20 होते हैं। तो प्रोटीन बनाने वाले मैम कुल मिलाकर कितने, 20 हैं। तो अगर मेरे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, इनमें से 10 ऐसे होते हैं जिन्हें आप आवश्यक कहते हो, जिन्हें आप इसेंशियल कहते हो, और 10 ऐसे होते हैं जिन्हें आप नॉन इसेंशियल कहते हो।
गैर आवश्यक के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ हमारे शरीर में बन जाएंगे और कुछ हमें अपने खाने से, अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं। तो 10 आवश्यक और 10 आपके गैर आवश्यक, टोटल मिलाकर के कितने हैं? तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एक स्टूडेंट ने यहीं पर सवाल पूछा कि मैम आपने बताया था इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बनता है, तो उसमें 51 कहाँ से आए, जबकि कुल मिलाकर के तो 20 ही होते हैं। होते तो 20 ही हैं, लेकिन इन्हीं 20 के मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, यही आपके आपस में जुड़ते चले जाते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर 51 बन रहे हैं, इसका मतलब कई सारे ऐसे होंगे जो कि डुप्लीकेट आपके देखे जाएंगे, मतलब जिनकी डबल ट्रिपल कॉपीज भी लगी हुई होंगी। तो टोटल 20 है। वैसे मैम आपके 10 आवश्यक हैं और 10 इनमें से प्रॉपर्टी वाइज गैर आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक नहीं है? कौन सा बैलेंस डाइट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं कहा जाता है? डुप्लीकेट मतलब उसकी कॉपीज लग जाती हैं, कोई गलत थोड़ी काम कर रहे हैं मैम। चलो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों आ रहे हैं। फैट ऐसे नहीं है कि फैट मैम खाना नहीं होता। एक बात बताओ, बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट मतलब एक आहार की एक संतुलित थाली है ना मैम। रोटी चावल प्रोटीन के लिए, दाल सब कुछ होना चाहिए उसमें, सलाद होनी चाहिए तो फाइबर आ गया, दाल है प्रोटीन हो गया, आलू सब्जी या जो भी आपकी रोटी है उसमें कार्ब्स हो गए। इसके अलावा हार्मोन कौन खाता है? तुमने पहला ऑप्शन देखा ही नहीं, इसका मतलब मैम सीधे डी और सी पर आ गए, विटामिन और फैट पर आ गए। उसने पहले ही ऑप्शन में दिया है हार्मोन। कभी किसी की थाली में हार्मोन रखे हुए देखे हैं कि मैम सब्जी आई है उसमें हार्मोन्स है? नहीं ना। तो हार्मोन तो डाइट से कहीं ना कहीं तक भी रिलेशन नहीं है मैम। ऑप्शन यही वाला हो गया, उसने क्वेश्चन में नॉट पूछा था। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। अब फैट का मतलब ये नहीं है कि भर भर के कचौड़ी और तले हुए खाने खाने, नहीं। फैट का मतलब एक गुड फैट भी होता है। जो देसी घी लगाते हो रोटी पर वो फैट में आता है। जो हल्का सा आप तेल में सब्जी बनाते हो, कर चाहे वो कड़वा तेल ही सही, उसको हम कहते हैं फैट। तो फैट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। गुड फैट भी होता है, विटामिन हो गए आपके, चाहे आप खाने के साथ अपना फाइबर ले रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं तो विटामिन है उसके अंदर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़े नाजुक से सवाल आते हैं और तुम बड़े प्यार से उन्हें गलत कर देते हो। तो थोड़ा सा फैट भी खा लो, है मतलब भाई भगवान देख तो रहे हो, कह रहे हैं फैट नहीं होना चाहिए, बैड फैट नहीं होना चाहिए, गुड फैट तो होना चाहिए। अब बताइए, आंत में वसा के पाचन की सहायता जो मिलती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा जानी जाती है? डाइजेशन ऑफ फैट एंड इंटेस्टाइन इज एडेड बाय व्हाट? चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आंत में वसा का पाचन अगर करवाना है तो पहली चीज, वसा किससे मिलकर के बनता है? देखो जैसे हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनेंगे, ऐसे ही ये जो हमारा वसा है, जो फैट है ना, ये किससे बनता है मैम? वसा अम्ल से और साथ में ग्लिसरॉल से। तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है और जब इसे हम तोड़ते हैं तो इन्हीं दोनों चीजों में ये जाकर के टूट जाता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर इस प्रोसेस का नाम पूछा जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। इसी प्रक्रिया को हम पाइसीकरण के नाम से जानते हैं, जब हमारा ये वसा इन दोनों भागों में टूट जाता है। प्रश्न मेरा ये भी है आपसे कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम काम कर रहा होगा, यानी कि जब फैट टूट रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो इनमें कौन सा एंजाइम है जो मदद करेगा? आपको ना भी याद हो तो एक नाम याद रखना, लाइपेज का। क्या नाम ध्यान रखोगे? लाइपेज। लाइपेज। जब भी आता है नाम कि भैया वसा को तोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ यही नाम ध्यान रखना, किसका? लाइपेज का। फैट को तोड़ने वाला एक ही एंजाइम है जिसको हम लाइपेज के नाम से यहाँ पर जानते हैं। कुछ और आ जाए, प्रोसेस का नाम पाइसीकरण है यानी इमल्सिफिकेशन है, एंजाइम का नाम लाइपेज कहा जाता है, कुछ और आ जाए तो बता देना भैया नहीं है, गलत है। क्लियर? समझ आया? प्रोसेस हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगला बताइए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर को हम किस नाम से जानते हैं? अगर मैं पूछूं गन्ना चीनी है ना, सुक्रोज, इसके हाइड्रोलाइसिस को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताओ।
मैम लंबे होने के लिए क्या करें? लंबे होने के लिए ग्रोथ हार्मोन का बनना जरूरी है, जो कि एक उम्र तक बनता है, आपके लगभग टीनेज तक, 19-20 साल तक अपने आप बॉडी में पीयूष ग्रंथि बनाती है। तो वो जितना ज्यादा बनेगा व्यक्ति उतना ज्यादा लंबा होगा, और नहीं बनाया तो मैम बूना रह जाएगा। और यूजुअली आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपने एक्सरसाइज करी हो, आप अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, है ना, कहते हैं ना भाई बचपन में कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कराओ तो उसकी हाइट भी बढ़ सकती है, तो मैम बढ़ सकती है आप तो, वरना बॉडी में चांसेस कम हो जाते हैं धीरे धीरे करके। ऑप्शन आ रहा है बी यानी हाइड्रेशन। तुम कैसे काम कर रहे हो भाई? हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, देखो इस क्वेश्चन को समझना, केन शुगर मतलब सुक्रोज, और इसका हाइड्रोलाइसिस अभी बताया था पानी के साथ तोड़ देना। मान लीजिए मैंने इसमें यहाँ पर पानी डाला हाइड्रोलाइसिस में, तो ये किसके अंदर टूटेगा? ये मैडम एक ग्लूकोज में टूटेगा और एक फ्रक्टोज में टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसी से मिलकर बना हुआ था। बोलो हाँ कि ना? तो ये किससे मिलकर के बना था, उसमें हमने इसे तोड़ दिया, उसी टूटने के प्रोसेस को मैंने क्या कहा? हाइड्रोलाइसिस कहा। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, ये उसने पूछा है। इसे सेपोनिफिकेशन नहीं कहते, साबुन नहीं बन रहा, हाइड्रेशन भी नहीं कहेंगे मैम, यहाँ पर कोई हम हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहे हैं, ना ही इसमें कोई ईस्टर बन रहा है तो ईस्टरिफिकेशन कहेंगे। इसको कहा जाता है इनवर्जन। क्या कहा जाता है? इनवर्जन। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है वो जिन दो शुगर से मिलके बनी हुई है ना, वो भी आपके कुछ इन्वर्ट डायग्राम उनके दिखाई देते हैं। आप अगर कहेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, पर मैम स्ट्रक्चर दोनों का उल्टा होता है ना। इसी कारण से हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। बोलिए बात समझ आई कि नहीं आई? साबुन बना दिए थे ये तो, है किसी ने ईस्टर बना दिया था। ईस्टरिफिकेशन तो यहाँ था, देखिए इधर। अभी ये जो सवाल हमने किया पाइसीकरण वाला, ये जो फैट आपका इन दोनों को बना रहा है ना, फैट को ही कहते हैं ईस्टर। फैट एक प्रकार का ट्राइग्लिसराइड ईस्टर का रूप होता है। तो यहाँ पे आप बता सकते थे कि हाँ जी आंसर आपका सही होगा, मगर इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा इन्वर्शन, उल्टा हो जाना। समझ गए कहानी? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, B1 का नाम बताइए क्या होगा? सेंधा नमक खा के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके बॉडी के लिए ठीक रहता है, सोडियम लेवल ज्यादा नहीं बढ़ते, सो इसीलिए सेंधा नमक का सेवन करते हैं। चलो पतला होना, एक्सरसाइज वगैरह शुरू करो अपनी। आंसर B1 के लिए है थाइमीन, और इसकी कमी से क्या हो जाता है तो बताएंगे, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन ये रहा B2, टोकोफेरॉल विटामिन ई है, और पायरिडॉक्सिन B6 है। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, इसकी कमी से बांझपन का रोग हो जाता है, स्किन पे झाइयाँ आ जाती हैं, और B2 की कमी से कहते हैं मुंह में छाले हो जाते हैं। कई बार सुना है आपके मुंह में छाले अगर हो गए तो डॉक्टर साहब कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स खाया करो। दैट इज योर B2। राइबोफ्लेविन, मुंह में छाले हो जाते हैं, चिरोसिस है, जीभ पे इन्फेक्शन, ये चीजें नजर आती हैं। बेरी बेरी वाला पार्ट हो जाएगा कि मैम थाइमीन जो है ये हमारा आंसर करेक्ट है, इसी को B1 कहते हैं। और अगर ये थाइमीन लिखा मिल जाए तो ये कौन सा थाइमीन है? क्यों भाई? ये जो थाइमीन मैंने लिखा है, हिंदी में तो दोनों सेम है मैम, बताओ। कुछ लोग जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि चलो भैया गोलगप्पे खाने चलते हैं, पानी पूरी खाएंगे, छाले खत्म करेंगे, हैं ऐसा होता है क्या? कि मसाले को मसाला काट देता है, कुत्ते को कुत्ते ने काट लिया, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें थोड़ा ध्यान रखा करो कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, राइट। डीएनए का बेस है, बहुत बढ़िया। थाइमीन जो होता है वो डीएनए में एक नाइट्रोजन का बेस पाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए मन में। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, बताना जरा। नाम लगभग दोनों के सेम दिख रहे हैं, सेरिब्रम या सेरिबेलम, कौन सा ब्रेन में सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इन दोनों में से कौन सा है? ये देखो नुस्खे देखो, गरम जलेबी से ठीक हो जाता है। चलो बताओ, सेरिब्रम, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, सेरिब्रम आपका ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कहा जाता है, सेरिबेलम नहीं। इसको याद करने की ट्रिक भी सीख लो कि मैम सेरिब्रम जो है वो नाम थोड़ा छोटा है, सेरिबेलम लंबा है, और उल्टा कर देना कि ये लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है। ठीक है, ये प्रह मस्तिष्क है और नीचे वाला अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, इनमें से कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में तो पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। चलो अब ये मोटे पतले की कहानी बाद में डिस्कस करेंगे, मोटा होना है तो क्या करें, पतला होना है तो क्या करें, दोनों के केसेस अलग हैं भैया, है ना। पहले इसका आंसर दीजिए। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी जिसने बी लगाया सबको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करना पड़ेगा। तुम मतलब इतने कॉन्फिडेंस गलत करते हो, हैं, इतने प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हो और सोचते भी नहीं हो कि यार गलत हो गया तो क्या होगा। अरे ग्वानीन, साइटोसिन, एडेनिन, ये तीनों कॉमन होते हैं। अब एक चार्ट बना लो जिससे आगे दोबारा इतनी कॉन्फिडेंस से गलती तो ना करो। एक तरफ लिखना डीएनए, दूसरी तरफ लिखना आरएनए। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो इसमें समान, सेम टू सेम रहते हैं। डीएनए आरएनए में से कुछ भी लिख लो मैम, दोनों में क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। लेकिन जो टी से थाइमीन है ना, ये थाइमीन केवल और केवल किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। इसकी जगह पर यहाँ पर यू से यूरेसिल बन जाता है, तो लिख लेना कि आरएनए में ये बदल जाता है, बाकी डीएनए में ये थाइमीन के नाम से रहता है। बाकी के तीनों क्या है, सेम है। इसको ऐसे ही बना लो ताकि आपको चीजें रहे कि भैया ये अंतर है, बाकी तीनों सेम होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मानित करना पड़ेगा, मतलब रैंकर्स गुरुकुल की तरफ से। भाई साहब इतने कॉन्फिडेंटली गलत करने का आंसर, क्या बात है, इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना इंसान को। लिखो इसको, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमीन इज द करेक्ट वन। चलिए अगला, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में मौजूद अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, लगाइए उत्तर और शेयर करके आ जाओ यार। अभी तो मैम 3 भी नहीं बजे, अभी तो 5 बजे तक क्लास चलनी है। बढ़िया से जल्दी जल्दी अपने मित्र यार, भाई बंधु, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने जीडी के लिए, और इवन अगर आपका कोई रेलवे के एग्जाम का भी टारगेट है तो भी आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कितने पानी में झूम रहा हूँ ये भी तो पता होना चाहिए। तो बढ़िया से शेयर करके आ जाओ। जैसे अभी आंसर लगाया बी यानी कि 51। याद रखना इंसुलिन वैसे हार्मोन है, शुगर को कम करेगा। ये कुछ चेन से मिलकर बना होता है, जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है। जब ये इमैच्योर होता है ना, जब ये अपरिपक्व होता है, तो इसमें ऐसे 3 चेन पाई जाती हैं। ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये सी चेन है। ये आपको दिखाई दे रहा है इमैच्योर अवस्था में, ठीक है। और जैसे ही ये मच्योर होता है, इसमें ए और बी दो ही चेन रह जाती हैं। ये ए वाली चेन है और ये बी वाली चेन है। इसी के अंदर होते हैं मात्र 51 अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मच्योर इंसुलिन। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन से सेल्स हैं जो इसको बना रहे हैं, तो ये भी बता देना। हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप, जिनके अंदर से दो प्रकार के सेल्स बनते हैं, एक अल्फा सेल और दूसरा बीटा सेल। अल्फा सेल का काम होता है एक हार्मोन को बनाना जिसका नाम है ग्लूकागन, और बीटा सेल का काम होता है बीटा कोशिका का इंसुलिन को बनाना। ये ग्लूकोज को बढ़ावा देती है तो ये ग्लूकोज को कम कर देती है। क्लियर है कहानी। तो मैम एक ग्लूकोज को बढ़ाएगा तो वहीं पर दूसरा ग्लूकोज को घटाने में मदद करता है। क्या ये कहानी समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, क्लियर है। मैंने उसके सबको छोड़ दिया और उसने किसी गैर के लिए मुझको छोड़ दिया, यही कहानी होती है। अगर आज तुम्हारे पास सरकारी नौकरी होती ना, तो वो दुनिया भर के लिए भी तुमको नहीं छोड़ती। वो किसी के लिए तुमको नहीं छोड़ती, वो तुम्हारे लिए भी तुमको नहीं छोड़ती। बेटा सुन लो, समझ लो, जीवन में एक ही उद्देश्य बना लो कि पहले अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, वरना लोग आएंगे चले जाएंगे। कब छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भैया ये तो आया ही था इस्तेमाल करने को। जीवन में आपके, अगर आपने अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया तो फिर आगे तक परेशान रहोगे कि मैडम जिंदगी चलती जा रही है, इंसान जो है वो टिक नहीं रहा है। और एक सरकारी नौकरी अगर टिक गई तो इंसान क्या मैम, इंसान के दुश्मन भी टिकना शुरू कर देंगे। वो भी कहेंगे अरे हमें तो पता था कि तुम कितने नेक इंसान हो, कितने जिंदा दिल इंसान हो। मेहनत पे ध्यान दे लो, यहाँ इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 दिन बाद पेपर है और कहना उससे कि भैया अच्छा हुआ तुमने छोड़ दिया, कम से कम अब मैं पढ़ाई तो कर पाऊंगा, है ना। अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम से कम अब मेहनत तो करोगे, पढ़ाई तो करोगे। फिर बताना ठुकरा के प्यार, देखो इधर
मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर कौन है लिविंग सेल में? कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, मेहनत करो यार, सिलेक्शन लो। ठीक है, अगर आपको जीवन में किसी के लिए भी कुछ करना हो ना, तो वो आपके माता पिता हैं। अगर दर्जा देना है अपने भगवान का भी, तो सिर्फ वही है मैम जिनके लिए आज अगर हम कुछ भी कर देना तो वो कम ही रहेगा हमेशा। तो मेहनत करो, सिर्फ उनके लिए करो, और उससे बड़ा मोटिवेशन कोई और आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया भाई, उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी कैरियर यानी ऊर्जा का वाहक कौन है? एटीपी कहा जाता है। और अगर मैं यही प्रश्न पूछूं कि हमारे वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनती है? जब आप ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में श्वसन करते हैं तो कितनी यूनिट एनर्जी की बनती है? बताएंगे 36 से लेकर 38 एटीपी के अणु बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। यही अगर पूछा जाए अवायवीय श्वसन के अंदर कितने बनते हैं? मात्र 2 एटीपी। तो जिस दिन जिम जाते हो, एनर्जी एक्सरसाइज करते हो तो ज्यादा होगी, और जिस दिन नहीं करते हो उस दिन मात्र 2 ही एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनके तैयार होते हैं। दैट इज ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन है विच हैज द मैक्सिमम प्रोटीन, अधिकतम प्रोटीन किसके अंदर पाया जाएगा? बताओ बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड नट, मूंगफली। देखिए, अगर बात करी जाए प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन बहुत सारे सोर्सेज में होता है, केवल नॉन वेजिटेरियन ही नहीं मैम, शाकाहारी वेजिटेरियन डाइट भी ऐसी होती है जिसमें हमें प्रोटीन मिल सकता है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको सोयाबीन के अंदर मिलेगा, और उसके बाद नंबर सेकंड पे, नंबर वन तो यही है, नंबर सेकंड पर आता है मूंगफली। और बाकी मैम अन्य हमारे दाल हो गई, या हम बात करें पनीर की, दूध की, इन सब के अंदर भी प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्राउंडनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो, केराटिन अ फिब्रस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है जो कि हेयर और नेल्स में है, बाल और नाखून में है, ऊन में है, त्वचा में है, या इन सभी के अंदर उपस्थित होता है? थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ाओ। अच्छा जी, लगाइए आंसर। कहाँ पाया जाता है केराटिन? क्या लगता है मैम, क्या होगा केराटिन? ऑप्शन ए यानी कि बालों में और नाखूनों में। अगर प्रश्न आ जाए हमारे बालों में, देखा होगा ना लड़कियां बालों में केराटिन का ट्रीटमेंट कराती हैं। क्यों कराती हैं? कि भाई बालों को प्रोटीन मिल जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अरे तुम डाइट लो ना केराटिन वाली, प्रोटीन वाली, तो बालों में और नाखूनों में केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, इसी के साथ अगर वो आपसे पूछ ले त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है, बताएं जरा। प्रोटीन के ऊपर सवाल बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। सुबह 11 बजे भी चल रही है, और शाम 5 बजे रेलवे भर्ती के लिए आपकी क्लास जो है वो भी कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, त्वचा में होता है कोलाजन, ध्यान रखिएगा, कोलाजन। ये कोलाजन नाम का जो आपका प्रोटीन होता है, ये आपकी त्वचा को क्या करता है मैम? इलास्टिक, जैसे हम कहते हैं ना स्मूथ है स्किन, आपको वो बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो स्किन हमारी बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, ढीली सी हो जाती है, उस समय पर कोलाजन की कमी हो जाती है, कोलाजन खत्म हो जाता है। लेकिन यंग एज में जब आपकी स्किन जो है उसके अंदर इलास्टिसिटी लूज नहीं होती, तब आप कह सकते हैं हमारी स्किन में कोलाजन नामक जो प्रोटीन है वो यहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या है, उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेयर एंड नेल्स। कोलाजन स्किन में है। अगर मैं आपसे पूछूं आंखों में, तो आंखों में ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है, ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ब्लड में, रक्त में कौन सा प्रोटीन है, तो रक्त में भैया ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे प्रश्न आ जाए मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन है, लिख लेना ये सारी चीजें। मांसपेशी, मसल्स में, तो मसल्स में होता है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, ये ऑप्शन